Welcome to our channel Hashvik Limits. तसव्वुर करें एक ऐसी जड़ी बूटी का जो एक तरफ तो बहती हुई नाक को फौरी खुश्क कर दे और दूसरी तरफ कटे हुए जख्म से खून रोकने की सलाहियत भी रखती हो। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोच को भी ठीक कर दे। हाँ हाँ, और हैरान अंगेज तौर पर जिसका ताल्लुक कदीम हुक्मा ने सीधा सैयारा मरीख और ज़ोहरा से जोड़ा हो। मतलब ये बज़ाहिर किसी जादुई कहानी का हिस्सा लगता है ना, लेकिन आज के इस गहरे मुताले में हम दरअसल तिब और नबातियात के एक इंतहाई पुरअसरार और दिलचस्प संगम पर खड़े हैं। आइए इसकी तफसील में चलते हैं। और ये संगम महज दिवमालाई दास्तानों पर मबनी नहीं है। मतलब इसकी बुनियाद इंतहाई ठोस तिब्बी मुशाहिदात पर रखी गई है। आज हम जिस पौधे की खोज लगा रहे हैं उसका साइंसी नाम एनिमोप्सी कैलिफोर्निका है। एनेमोप्सी कैलिफोर्निया, सही, जिसे आम जबान में और मकामी रिवायात में यरबा मानसा भी कहा जाता है, ठीक? जी हाँ, बिल्कुल, यरबा मानसा। ये कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि सदियों से मुख्तलिफ सकाफतों में इसे एक मुकम्मल शिफा बख्श खजाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये पौधों के एक खास और कदरे गैर मारूफ खानदान सारुवेरीसी से ताल्लुक रखता है। इस मौजू की तह तक जाने के लिए आज हमारे पास कोई आम मज़ामीन नहीं है, बल्कि प्रोफेसर डॉक्टर रिफ़त हाशमी के ज़ाती और इंतहाई तफसीली नोट्स मौजूद हैं। उनका मुताला करते हुए सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में उभरता है वो ये है कि आखिर किस तरह एक ही पौधा एक मुकम्मल घरेलू दवाखाना यानी हाउस होल्ड हर्ब का दर्जा हासिल कर सकता है। मतलब कोई एक जड़ी बूटी सर दर्द से लेकर पेट की खराबी तक हर चीज का इलाज कैसे हो सकती है? देखें, इस सवाल का जवाब दरअसल इस पौधे के काम करने के बुनियादी मैकेनिज्म में छुपा है। डॉक्टर हाशमी के नोट्स बड़ी सराहत से बताते हैं कि ये पौधा बुनियादी तौर पर म्यूकस मेम्ब्रेन मेडिसिन है। म्यूकस मेम्ब्रेन मेडिसिन यानी रुतूबती झिल्लियों की दवा? बिल्कुल, यानी ये उन झिल्लियों की माहिर दवा है जो हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को नम रखती हैं। जब हम आम नज़लें या ज़ुकाम का शिकार होते हैं तो नाक की अंदरूनी झिल्ली, जिसे तिब्बी और तकनीकी ज़बान में श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन कहा जाता है, शदीद सोजिश का शिकार हो जाती है, सूज जाती है। तो वो कैफियत पैदा होती है जिसे नोट्स में स्टफ़ी सेंसेशन या सर और गले में शदीद भारीपन और बंदिश का एहसास कहा गया है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो क्या ये पौधा इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद पाइपिंग सिस्टम के लिए किसी माहिर प्लम्बर की तरह काम करता है? मतलब आम तौर पर हम सोचते हैं कि नज़ले की दवा बस बंद पाइप को खोलती है या किसी आर्जी प्लग की तरह बहते हुए पानी को रोक देती है। ये कैसे जानता है कि उसे सिर्फ नाक और गले को ही निशाना बनाना है? यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो ये है कि ये महज किसी रुकावट को नहीं हटाता। दरहकीकत ये पौधा एक एस्ट्रिंजेंट यानी सुकड़ने वाले एजेंट के तौर पे काम करता है। सुकड़ने वाला एजेंट? अच्छा। हाँ, जब रुतूबती झिल्ली में पुरानी या ज़िद्दी सोजिश होती है तो खुलियों के दरमियान फासला बढ़ जाता है, खून की नालियां फैल जाती हैं और वहाँ से बेतहाशा पानी या बलगम, जिसे नोट्स में प्रोफ्यूज म्यूकस डिस्चार्ज कहा गया है, वो रिसने लगता है। ओ, तो ये वहां जाकर क्या करता है? यरबा मानसा के अंदर मौजूद पेचीदा कीमियाई मुरक्कबात उन ढीले और सूजे हुए खुलियों को वापस सुकेड़ते हैं। खुलियों के दरमियान के खला को बंद करके ये उस रिसाव को कुदरती तौर पर रोक देते हैं। इस अमल को हम टिश्यूज की ट्यूनिंग कह सकते हैं। वाह, तो ये बात हुई। ये किसी पाइप को महज अनब्लॉक करने के बजाय उस पाइप की अंदरूनी दीवार की साख्त पर काम कर रहा है ताकि वो लीक होना बंद कर दे। ये खुलियों की सतह पर जाकर उन झिल्लियों को किसाऊ फराहम कर रहा है। बिल्कुल सही समझे आप। ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को वापस उसकी असल और मुतवाज़िन हालत में लाता है। नाक और गले की झिल्लियों की ये कलई खुलने के बाद अब ये समझना कदरे आसान हो जाता है कि ये पौधा जिस्म के निचले हिस्सों यानी मैदे और आंतों पर कैसे असरअंदाज होता है। मतलब जिस्म को अलग अलग खानों में बांटने के बजाय अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो ये रतूबती झिल्ली नाक और मुंह से शुरू होकर खुराक की नाली, मैदे और आंतों तक एक ही तसलसल में बिछी हुई है।
ہاں، اور یہی وہ منطقی ربط ہے جو بظاہر مختلف نظر آنے والی بیماریوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو جب آنتوں کی اس اندرونی جھلی میں سوزش ہوتی ہے تو ہاضمے کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے خوراک صحیح طرح ہضم نہیں ہوتی ہوگی۔ بالکل، جس کے نتیجے میں شدید گیس یعنی فلیچولنس پیدا ہوتی ہے، یا پھر آنتیں اس اضافی پانی اور رطوبت کو باہر نکالنے کے لیے اسہال یعنی ڈائریا کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ یربا مانسا معدے اور آنتوں میں پہنچ کر بھی بالکل وہی سکیڑنے والا کام کرتا ہے۔ وہی ٹوننگ کا عمل جو اس نے ناک کی جھلی کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک؟ جی ہاں، یہ آنتوں کی دیواروں کی سوزش کو ختم کر کے اضافی رطوبتوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہاضمے کے نظام کو پرسکون کرتا ہے۔ اور بات صرف ہاضمے کے نظام تک محدود نہیں رہتی، پیشاب کا نظام بھی تو انہی جھلیوں کے اصول پر کام کر رہا ہے۔ ہاں، نوٹس میں صرف پیشاب آور یعنی ڈائیوریٹک قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پیشاب کی نالی کی سوزش جسے یوریتھرائٹس کہتے ہیں اس کا بھی مؤثر علاج ہے۔ سوزش کی وجہ سے جب یہ نالی تنگ ہو جاتی ہے تو یہ دوا اس اندرونی تہہ کی سوزش کم کرتی ہے۔ بالکل، اور پیشاب کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کے پورے فلٹریشن اور رطوبتی نظام کے لیے ایک طرح سے ماسٹر چابی کا کام کر رہی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، اندرونی نظاموں پر اس کے اثرات تو سمجھ آ گئے، اب ہم بیرونی چوٹوں اور لوک داستانوں کی طرف آتے ہیں۔ نوٹس میں واضح طور پر درج ہے کہ یہ پودا کٹنے، خراشوں، کسی بھاری چیز سے لگنے والی چوٹوں اور موچ کے لیے بے حد مفید ہے۔ مطلب ایک طرف یہ پودا نزلہ اور پیٹ خراب ہونے کا علاج کر رہا ہے اور دوسری طرف کٹے ہوئے زخم اور موچ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ مقام واقعی ذہن کو الجھا دینے والا ہے۔ ہاں، یہ واقعی تھوڑا حیران کن لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک انتہائی مضبوط کیمیائی حقیقت موجود ہے۔ جدید لیبارٹری کی بنی ہوئی گولیوں کے برعکس قدرتی جڑی بوٹیوں میں سینکڑوں پیچیدہ مرکبات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ جب جسم پر کوئی بیرونی چوٹ لگتی ہے یا موچ پڑتی ہے تو جسم کا ابتدائی رد عمل وہاں سوزش پیدا کرنا اور رطوبتیں جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کے اندر کوئی الگ سے دردکش دوا موجود ہے یا اس کا میکینزم وہی پرانا ہے؟ میکینزم وہی ہے۔ یربا مانسا میں طاقتور جراثیم کش یعنی اینٹی مائکروبیل خصوصیات کے ساتھ ساتھ سوزش کو دبانے والے اجزاء قدرتی طور پر موجود ہیں۔ جب اسے کٹے ہوئے زخم پر لگایا جاتا ہے تو اس کی وہی سکیڑنے کی صلاحیت خون کی نالیوں اور بافتوں کو تیزی سے سکیڑ کر خون کو بہنے سے روکتی ہے۔ اور ظاہر ہے انفیکشن سے بچاتی ہے اور زخم کو جلد بڑھنے میں مدد دیتی ہوگی۔ نوٹس میں یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے۔ اس پودے کو مشہور زمانہ قدرتی دوا آرنیکا کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ قدرتی ادویات جاننے والے تو مانتے ہیں کہ آرنیکا چوٹ لگنے اور نیل پڑنے کی سوجن کے لیے ایک گولڈ سٹینڈرڈ سمجھی جاتی ہے۔ یربا مانسا کا اس سے موازنہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بالکل نہیں۔ آرنیکا کا بنیادی کام پٹھوں اور ٹیشوز میں چوٹ کے بعد جمع ہونے والے خون اور رطوبت کو تحلیل کرنا ہے۔ یربا مانسا بالکل یہی کام کرتا ہے۔ کسی حادثے یا موچ آنے سے جو اندرونی سوجن پیدا ہوتی ہے، یہ پودا اس جمع شدہ رطوبت کو تیزی سے جذب کر کے پٹھوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ صدیوں سے مقامی لوگوں کے لیے ایک مکمل فرسٹ ایڈ کٹ رہی ہے۔ فرسٹ ایڈ کٹ والی بات تو اب پوری طرح سمجھ آ گئی، لیکن طبی نوٹس کے اندر اگلا حصہ ایک مکمل طور پر نئی اور قدرے پراسرار بحث چھیڑ دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ہاضمے، نزلے اور چوٹوں کی، اور اچانک نوٹس میں لکھا ہے کہ اس جڑی بوٹی کا تعلق 2 سیاروں مریخ یعنی مارس اور زہرہ یعنی وینس سے ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑا دلچسپ موڑ ہے نوٹس میں۔ اور ساتھ ہی یہ ذکر ہے کہ یہ ملیریا کے علاج میں کام آتا ہے، اور خاص طور پر دل کی اس کیفیت میں جہاں دل بہت زیادہ پرجوش ہو جائے یا اس کی دھڑکن بے قابو ہو جائے۔ طبی نوٹس میں اچانک علم نجوم کی انٹری، مطلب دل کو پرسکون کرنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن سیاروں کا ایک جڑی بوٹی کی میڈیکل پروفائل سے آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرانے ادوار میں دواسازی اور لوک روایات
किस तरह एक दूसरे से जुड़ी होती थी। जब जदीद माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, तब अमराज को समझने के लिए इस्तिआरों यानी मेटाफर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये कोई किस्मत का हाल बताने वाला इल्म नुजूम नहीं है, बल्कि कायनात के अनासिर के जरिए बीमारियों के मिजाज को समझने का अंदाज था। मरीख को तारीखी तौर पर हरारत, जंग, जारिहत और तेज सोजिश की अलामत समझा जाता है। अच्छा, तो जब किसी पौधे को मरीख से जोड़ा जाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वो हरारत और ताकत मौजूद है जो इंतहाई शदीद और जारिहाना बीमारियों का मुकाबला कर सके, जैसे मलेरिया। मलेरिया का बुखार भी तो अचानक हमला करता है और दर्जा हरारत तेजी से और जारिहाना अंदाज में बढ़ता है। बजा फरमाया आपने। ये बिल्कुल मरीख की इन खुसूसियात से मेल खाता है जो तेज और जंग जुवाना है। तो मलेरिया के खिलाफ इस दवा की अफादियत को मरीख के हवाले से एक अलामती अंदाज में बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। और दूसरी तरफ सयारा ज़ोहरा का इस्तिआरा मौजूद है। ज़हरा, जिसे नरमी और सुकून की अलामत माना जाता है। बिल्कुल, ज़हरा को नरमी, रुतूबतों और हमांगी की अलामत माना जाता है। यरबा मानसा का इन नाजुक रुतूबती झिल्लियों को पुरसुकून करना और उन्हें वापस अपनी असल हालत में लाना ज़हरा के मिजाज से हमांग है। और दिल की धड़कन बेकाबू होने वाली बात? जिस्म जब किसी शदीद बुखार या चोट के दौर से गुजरता है तो दिल का तेज धड़कना एक फितरी अमल है जिसे सिस्टमिक शॉक कहा जा सकता है। जी हाँ, और ये दवा दिल के उन पट्टों पर एक मुस्किन के तौर पर काम करती है, उस गैर ज़रूरी जोश को ख़त्म करती है और पूरे निज़ाम को वापस ज़हरा की अलामत वाले सुकून की तरफ ले आती है। क्या बात है! ये पुराने वक्तों की तिब्बी साइंस को समझने का कितना जामे तरीका था। हुक्माने बीमारी की शिद्दत और दवा के असर को कायनात के बड़े अनासिर से जोड़कर एक ऐसी ज़ुबान तख्लीक की जो सदियों तक चल सके। इन तमाम हैरानकुन फ़वाइद को जानने के बाद लामहला अगला सवाल इसके अमली इस्तेमाल की तरफ आता है। डॉक्टर हाशमी के नोट्स में दवा की तैयारी के हवाले से बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस दवा को बनाने के लिए पौधे का कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पौधा इस्तेमाल होता है। आमतौर पर नबातियात में पौधे के किसी खास हिस्से में फ़आल अज्जा ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ गैर मामूली पौधे ऐसे होते हैं जिनकी अफादियत उनके पूरे स्ट्रक्चर में फैली होती है। नोट्स के मुताबिक यरबा मानसा को बुनियादी तौर पर टिंक्चर की सूरत में तैयार किया जाता है। टिंक्चर दरअसल जड़ी बूटी का वो अर्क होता है जिसमें पौधे के तमाम फ़आल अज्जा कशीद कर लिए जाते हैं। इसे पीने के लिए भी दिया जा सकता है और सबसे अहम बात, इसे एक मकामी स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल इसकी खूबियों को देखते हुए इंतहाई मौसर मालूम होता है। फर्ज करें कि गले में शदीद खराश है, नाक बंद है या टॉन्सिल सूजे हुए हैं, तो इसका स्प्रे सीधा उस रतूबती झिल्ली पर जाकर लगेगा और अपनी सिकोड़ने की सलाहियत के जरिए सोजिश को वहीं पर खत्म करेगा। इसी तरह कटे हुए जख्मों पर स्प्रे करने से ये फौरी फर्स्ट एड का काम करेगा। नोट्स में ये भी दर्ज है कि इसे तमाम पोटेंसीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पोटेंसीज का क्या तस्वुर है? होम्योपैथिक पोटेंसीज का तस्वुर आम एलोपैथिक दवाओं की मिकदार यानी डोजेज से बहुत मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें दवा की कितनी मादी मिकदार जा रही है, बल्कि ये कि दवा को कितना डाइल्यूट या हल्का किया गया है। होम्योपैथी का फ़लसफ़ा ये है कि दवा की तमन्नाई जिस्म के अपने कुदरती दिफाई निज़ाम को मुतहरिक करती है। सही। लिहाजा निचली पोटेंसी या मदर टिंक्चर को उन बाफ्तों और रुतूबतों को सिकोड़ने और बैरूनी जख्मों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ऊंची पोटेंसी उसके गहरे आसाबी और अंदरूनी असरात को दूर करने के लिए कारआमद होती है। नोट्स के आखिर में यरबा मानसा का मुवाजना एक और दवा पाइपरमिथ से भी किया गया है, जिसे आमतौर पर कावा भी कहा जाता है। पाइपरमिथ भी खास तौर पर पेशाब की नाली की सोजिश कम करने के लिए जानी जाती है और इसके साथ ही इसमें आसाब को पुरसुकून करने की ज़बरदस्त खुसूसियात होती हैं। इस मुवाजने से ये बात और भी वाज़े हो जाती है कि यरबा मानसा एक ही वक्त में जिस्मानी सोजिश और आसाबी बेचैनी दोनों को हदफ बना रहा है। बिल्कुल। इस पौधे की यही हमागिरी और कसीरुल जिहती नौयत इसे रवायती लोक कहानियों से निकालकर मुस्तनद तिब्बी नोट्स तक लेकर आई है। ये साबित करती है कि हम इंसानी जिस्म की अलामात को अलग अलग करके नहीं देख सकते, बल्कि तनफ्फुस, हाजमा, पेशाब का निज़ाम और आसाब सब एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा हैं।
اس پوری بحث کو سمیٹیں تو اینیموپیسی کیلیفورنیکا یا یربا مانسا در حقیقت ایک مکمل گھریلو جڑی بوٹی کے ٹائٹل کی حقدار ہے۔ ایک پودا جو بند ناک کھولنے سے لے کر ہاضمہ درست کرنے، پیشاب کے نظام کی سوزش کم کرنے، موچ ٹھیک کرنے اور دل کی تیز دھڑکن کو قابو کرنے تک ہر جگہ کام آتا ہے۔ لیکن اس شاندار پروفائل کے باوجود نوٹس میں ایک بہت ہی چھوٹی سی لائن لکھی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ڈاکٹر ہاشمی نے لکھا ہے کہ یہ دوا کلینکل طور پر انتہائی مفید پائی گئی ہے، لیکن تکنیکی طور پر ابھی تک ثابت نہیں ہوئی۔ یہ مختصر سا جملہ دراصل جدید دور کی سائنسی لیبارٹریز، کلینکل ٹرائلز اور قدیم روایتی علم کے درمیان موجود ایک گہری خلیج کی طرف اشارہ ہے۔ جدید میڈیسن ہر چیز کو ڈبل بلائنڈ ٹرائلز اور مولیکولر لیول پر ماپنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ادویات ہیں جن کی پشت پر صدیوں کے کامیاب انسانی مشاہدات موجود ہیں، لیکن وہ جدید ٹرائلز کے پیچیدہ عمل سے نہیں گزرے۔ اور یہی بات سننے والوں کے لیے ایک انتہائی گہرا اور غور و طلب خیال چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہماری انسانی تاریخ میں ایسی کتنی ہی انمول گھریلو جڑی بوٹیاں موجود ہوں گی جو شاید جدید لیبارٹری کی فائلوں ہیں حتمی طور پر ثابت شدہ قرار نہ بھی دی گئی ہوں، لیکن وہ محض نسل در نسل چلنے والے انسانی مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر آج تک کامیابی سے علاج کر رہی ہیں۔ کیا ہماری جدید سائنس اور اس کے مقرر کردہ پیمانے ان پودوں کے حیرت انگیز اور پیچیدہ کیمیائی رازوں کو پوری طرح سمجھنے میں ابھی بہت پیچھے ہیں؟ شاید قدرت کے اس وسیع دواخانے میں ابھی بھی ایسے کئی راز دفن ہیں جنہیں پوری طرح کھوجنے اور پرکھنے کے لیے ہمیں اپنے زاویوں کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.